नमस्कार साथियों। यदि आप भी आरएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आरपीएससी ने सिलेबस में और पैटर्न में जो चेंजेस किए हैं उसका आपकी प्रिपरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं और बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरपीएससी ने जो चेंजेस किए हैं उसमें आपको आगे की रणनीति क्या रखनी चाहिए और आरपीएससी का मकसद क्या है। यदि आप भी इस पूरी रणनीति को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जहां अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम किन किन बिंदुओं के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो पहला डिस्कशन का बिंदु रहेगा वो है ये जानना कि आरपीएससी का मकसद क्या है। देखो, समय समय पे आरपीएससी और यूपीएससी अपने पैटर्न में, अपने सिलेबस में चेंजेस करती रहती है, लेकिन ये चेंजेस करने का मकसद क्या होता है, एक तो हम ये समझेंगे। दूसरा, एग्जाम पैटर्न में क्या बदला है। आपने सिलेबस पढ़ लिया होगा नया वाला कि भाई सिलेबस में ये बिंदु हटे हैं, ये नए ऐड हुए हैं, ये थोड़े मॉडिफाई किए गए हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है, आपने ये भी देख लिया होगा कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन हट गए हैं, 5 नंबर और 10 नंबर वाले छोड़े हैं। 10 नंबर वाले क्वेश्चन है उनकी वर्ड लिमिट 100 शब्दों से बढ़ाकर 150 शब्द कर दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन एग्जाम पैटर्न में क्या बदला है वो चीज़ें अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तीसरा, इस चेंजेज का अभ्यर्थी या एस्पिरेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम समझेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि अब आपकी 2026 के आरएस के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो एक एक के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आरपीएससी का मकसद क्या है। देखो, अभी कुछ दिनों से एक सुगबुगाहट चल रही थी कि आरपीएससी बहुत बड़ा चेंजेस करने वाली है। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर कि कुछ पेपर हैं वो हटेंगे, हो सकता है 4th पेपर हट जाए, कुछ सब्जेक्ट हटेंगे। लेकिन आरपीएससी ने नोटिफिकेशन निकालने से पहले ही सिलेबस जो चेंज किया है वो बता दिया है और पैटर्न में जो चेंज किया है वो बता दिया है। अब आरपीएससी ये चेंजेस करके साबित क्या करना चाहती है, ऐसा वो एक अभ्यर्थी से क्या अपेक्षा कर रही है, जो चेंजेस के थ्रू वो दर्शाना चाह रही है। तो सबसे पहले देखते हैं आरपीएससी का मकसद क्या है। देखो साथियों, आरपीएससी का मकसद साफ है कि एक तो रोट लर्निंग को समाप्त करना। ये रोट लर्निंग होती है रट्टाफिकेशन, कि आप चीज़ों को, फैक्ट को, डेटा को रट रट के आप चीज़ों को याद करते हो और एग्जाम में जाके अप्लाई कर देते हो और आप पास हो जाते हो। तो एक तो रोट लर्निंग है, इसको बिल्कुल समाप्त करना ही आरपीएससी का पहला उद्देश्य है। दूसरा, आरपीएससी ये चाहती है कि एनालिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो माइंड सेट है ये विकसित हो धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो, आपने स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, आप अपनी स्कूल कॉलेज के, आप अपनी क्लास के टॉपर हो सकते हो, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हो तो वो बेटा वो एक प्रैक्टिकल जगह होती है, ना कि आपका क्लासरूम होता है। आपका स्टडी रूम भी नहीं होता है जहां आप बैठ के कंफर्ट जोन में आराम से पढ़ रहे हो। तो एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करवाना चाह रही है स्टूडेंट्स के अंदर जो आगे चलकर एक अच्छे प्रशासक साबित हो सके। उसी को लेकर ये सारे चेंजेज किए गए हैं। ये तो है आरपीएससी का मोटा मोटा मकसद, ठीक है। अब बात आ रही है कि आरपीएससी किन चीजों पे फोकस करना चाह रही है और वो क्या उम्मीद करती है कि स्टूडेंट किन चीजों के ऊपर फोकस करे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि आरपीएससी ये चाह रही है कि हे प्रिय विद्यार्थी, आप स्टैटिक एंड डायनामिक का इंटीग्रेशन करके तैयारी कीजिए। यानी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, एक एकीकृत रूप से अप्रोच होती है, उसको लेकर आप तैयारी करो। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्थिर जीके, यानी ऐसी जीके या ऐसी जीएस जनरल स्टडी जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं। अगर मैं कहूं कि आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री की घटनाएं पहले घट चुकी हैं। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन आज नहीं बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले बन चुका है। आप जियोग्राफी पढ़ोगे, नदियां पढ़ोगे, पहाड़ पढ़ोगे, झीलें पढ़ोगे, तो आज नहीं बन रही, वो बहुत पहले बन चुकी, वो स्थिर है। अब उनमें जो चेंजेज आ रहे हैं या उनकी जो करंट अफेयर है वो डायनामिक है। तो अब स्टैटिक को, डायनामिक को एकीकृत करके आपको पढ़ना पड़ेगा, इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। और आरपीएससी भी यही चाह रही है कि आप इन चीजों के ऊपर फोकस करें। दूसरा, आरपीएससी ये चाह रही है कि केवल फैक्ट एंड डेटा को से काम नहीं चलेगा,
अब आपको इंफॉर्मेशन का एप्लीकेशन आना चाहिए, यानी आपके सामने जो इंफॉर्मेशन है, आप कोई भी बुक या नोट्स पढ़ रहे हो जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, तो आप उसका कहाँ उसको अप्लाई करोगे उस नॉलेज को। तो आपके सामने जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जो आपके कंटेंट है नोट्स बुक्स, उनमें उसको आप कैसे अप्लाई करोगे ये जरूरी है। तीसरा, व्हाट एंड व्हेन एंड वेयर, यानी कि क्या है, कब और कहाँ, इससे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, क्यों है और कैसे है। ये आरपीएससी इन चीजों के ऊपर फोकस कर रही है और वो उम्मीद करती है कि विद्यार्थी भी धीरे धीरे इन चीजों के ऊपर फोकस करे। तो ये तो था ये जानना कि भाई आरपीएससी का मकसद क्या है। तो सीधा सीधा मकसद है कि एक तो रट्टाफिकेशन को बंद कर दो और एक एनालिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो माइंडसेट है वो धीरे धीरे डेवलप कर लो। अब देखो, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीनियर प्लेयर हैं, जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट दे रखे हैं, जिन्होंने मेंस या इंटरव्यू फेस किया है, उनके लिए चीज़ें आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है मेरी नज़र में। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, या वो ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि अब की बार मैं भी आरएस की तैयारी करूंगा या आरएस का फॉर्म भरूंगा, उनके लिए चेंजेज है थोड़े से भारी पड़ सकते हैं। यदि वो एग्जाम के पैटर्न को या आरपीएससी की डिमांड को सही ढंग से समझ कर या बिना समझे यदि वो जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो उनको हो सकता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में ही थोड़ा सा नेगेटिव फील करना पड़े। तो आगे देखते हैं हम दूसरा कि 2026 में पैटर्न में क्या बदला है। देखो, ये तो सबको पता है कि भाई सिलेबस में ये बिंदु चेंज करे हैं, लेकिन अब बदला क्या है। अब क्या है भैया, आरएस प्रीलिम्स में अब प्रश्न जो है वो ज्यादा कंसेप्चुअल आएंगे, यानी कि अवधारणात्मक प्रश्न ज्यादा आएंगे। जो पहले देखो अवधारणात्मक पहले भी आते थे, लेकिन उनका रेशियो है वो कम था। अब ये रेशियो थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। फैक्चुअल भी आएंगे, ठीक है ना, डेटा के बेस पे आएंगे, सीधे बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन अब एनालिटिकल ज्यादा आएंगे। पहली चीज तो ये। दूसरा, अब जो क्वेश्चन आएंगे प्यारे साथियों वो स्टेटमेंट बेस्ड है, वो ज्यादा आएंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इस टाइप के प्रश्न है वो अब आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर हो, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और 2025 के जो डिफरेंट एग्जाम हुए हैं, जो आरपीएससी ने कंडक्ट करवाए हैं, उनको देखकर आप ऐसा अनुभव कर सकते हो। तीसरा, करंट अफेयर डायरेक्ट ही नहीं अपितु इनडायरेक्ट स्टैटिक्स से जोड़कर भी पूछी जाएगी। यानी करंट अफेयर अब सीधी सीधी नहीं आएगी, आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेंगे कि करंट में कोई घटना घटी और उसका बैकग्राउंड जाके, यानी उसका स्टैटिक पार्ट पूछ लिया स्टेटमेंट में। यानी 4 स्टेटमेंट है तो 3 स्टेटमेंट तो दे दिए किसके, जो स्टैटिक जीके है उसके, और 1 स्टेटमेंट दे दिया या 2 स्टेटमेंट दे दिए किसके, आपके करंट अफेयर के। तो इस टाइप के इंटीग्रेटेड अप्रोच वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रीलिम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है प्रीलिम्स में जो चेंजेज आएंगे वो। अब बात करते हैं कि मेंस में क्या क्या चेंजेज आएंगे। देखो भाई, मेंस में एक तो आपको प्रत्येक विषय को एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रोच है उसके दृष्टिकोण से आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है, देखो कई बार आरपीएससी यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है और स्टूडेंट क्या करता है, उसकी डिमांड नहीं समझ पाता है। अब मान लीजिए आरपीएससी ने ऐसा पूछ लिया कि भाई खानवा के युद्ध की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अब मैं गारंटी देता हूं 99% ये चांस है आप खानवा के युद्ध की घटनाएं लिख के आओगे। आप याद करो 2021 के मेंस में आरपीएससी ने पूछा था कि बेगू किसान आंदोलन की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आलोचनात्मक परीक्षण पूछा है और बच्चे उसमें लिख रहे हैं बेगू किसान आंदोलन क्या है, कैसे घटा, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं, किसने इसका नेतृत्व किया, यानी कि उसके जो इंसिडेंट है, उसकी जो घटनाएं हैं, एक सीक्वेंस है, वो लिख रहे हैं। तो जब तक आप डिमांड को नहीं समझोगे या आपका दृष्टिकोण एक प्रशासक वाला नहीं होगा, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एक तो ये चीज। दूसरी, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी मेंस में। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप भी 2024 का जो मेंस हुआ था उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन थे बड़े, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, जो एथिक्स के थे वो तो लगभग सारे ही हैं, और बाकी के अदर सब्जेक्ट के भी जो बड़े क्वेश्चन थे वो सारे के सारे एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग वाले ही थे।
तो यदि आपने एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करी है तो फिर आप पिछड़ सकते हो। ठीक है। तीसरा, अब आपको थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी बेस्ड ही आंसर लिखने पड़ेंगे। आंसर में बढ़ा चढ़ाकर बातें, जो अनएथिकल बातें हैं या जो संसार में पाई नहीं जाती हैं, ऐसी बातें आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ग्राउंड रियलिटी वाली बातें आप लिखोगे तो एग्जाम में जो कॉपी चेकर है वो आपको आपके आंसर को पढ़ेगा और वो ऐसा समझेगा कि भाई स्टूडेंट है, ये विद्यार्थी है, वो धरातल की ही बातें कर रहा है, किसी अदर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा है। चौथा, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्कीम्स हैं, प्लान्स है या इनिशिएटिव है, इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि सरकार ने कोई भी स्कीम लेके आई है, सरकार कोई भी स्कीम लेके आई है वो क्यों लेके आई है और इस स्कीम के क्या क्या आगे इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपने ये तो पढ़ लिया कि स्कीम क्या है, स्कीम क्या है ये आपने पढ़ लिया, स्कीम में क्या क्या बिंदु दे रखे हैं वो भी पढ़ लिया आपने। ठीक है, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये स्कीम आई क्यों है और इसके भविष्य में जाके क्या प्रभाव पड़ेंगे। ऐसे सरकार की कोई भी स्कीम हो, पॉलिसी हो, प्लान्स हो, जितने भी हैं, आपको बिल्कुल उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जाके आप उनको स्टडी के साथ इंटीग्रेटेड करके और आप अपने आंसर में लिख पाओगे। तो ये तो थे कि पैटर्न में क्या क्या बदला है, प्रीलिम्स में किस तरह की चीजें बदली जाएंगी और मेंस में किस तरह की चीजें बदली जाएंगी। अभी जितने भी बिंदु हैं इनके ऊपर हम धीरे धीरे यूट्यूब पर बात करते रहेंगे ताकि मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज डिटेल में समझा सकूं। अब मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि चीजें आपको एक बार प्राइमरी रूप से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट कि अभ्यर्थी पर अब इस जो चेंजमेंट हुआ है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए किस अभ्यर्थी पर, कौन से अभ्यर्थी पर प्रभाव पड़ेगा। देखो, एक तो ऐसा अभ्यर्थी जो पुराने पैटर्न पर ही पढ़ रहा है, कि जो पहले पढ़ रहा था पैटर्न चेंज होने से पहले, सिलेबस चेंज होने से पहले, उसी तरह से यदि वो कंटिन्यू कर रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है इन फ्यूचर। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ नोट्स या बुक्स हैं इनको इकट्ठा कर रहे हैं, उसके पास कोई भी प्राइमरी रिसोर्स है, अभी किसी कोचिंग वाले ने नए नोट्स जारी करे, नई बुक जारी करी, ओहो ये तो बहुत अच्छी है, क्या पता इसी में से सब कुछ आएगा, उसने जाके खरीद ली। फिर 2 दिन बाद किसी अदर ने जारी करी, उसको खरीद ली। 3 दिन बाद किसी अदर ने करी, उसको खरीद ली। बेटा, यदि किताब होने से और नोट्स होने से यदि नॉलेज आती, ज्ञान आता, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी होता किताब वाला, क्योंकि उसके पास कई पब्लिकेशन और कई राइटर्स की बुक होती हैं। जरूरी ये नहीं है कि आपके पास कितनी किताबें हैं, जरूरी ये है कि आपने उन किताबों को कितने अच्छी तरीके से पढ़ा है और कितनी बार पढ़ा है और कितने अच्छे तरीके से उनको समझा है। इसलिए मैं अक्सर कई बार कहता हूं कि एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूली सींचिबो फले फूले अगाए। कि एक किताब को 10 बार पढ़ो आप, एक विषय पर 10 किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक किताब को 10 बार पढ़ो। प्रत्येक बार जब आप उसको अगली बार पढ़ोगे तो आप पाओगे कि कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं किताब में से जो पिछली बार आप समझ ही नहीं पाए थे, जो आपकी आंखों से छूट गई थी। और जब आप उस किताब को बार बार पढ़ते हो, उस टॉपिक को बार बार पढ़ते हो, तो उस टॉपिक के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसलिए नोट्स और बुक्स इकट्ठे करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी बेसिक रिसोर्सेस रखिए, एनसीईआरटी, आरबीएसई। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं किसी कोचिंग के नोट्स नहीं रखो, किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स रखो, लेकिन उसका जो करंट अफेयर है, जो डायनेमिक पोर्शन है, उसके साथ इंटीग्रेशन करना सीखो। ये आपको अचानक से नहीं आएगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि सर अभी मैं जो यूट्यूब पे करंट अफेयर ले रहा हूँ वो भी 3-4 दिन से पेंडिंग पड़ी है, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई डेली करंट अफेयर करवाऊँ तो इतनी न्यूज नहीं होती है कि मैं आपको अच्छी एक खासी क्लास दे सकूँ। इसलिए 2-4-5 दिन में मैं एक क्लास करवा देता हूँ और पिछले 4-5 दिन की जो करंट अफेयर है वो मैं उसमें कवर कर देता हूँ। अब आगे एक इनिशिएटिव ये रहेगा कि मैं आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की अप्रोच भी करंट अफेयर में बताता चलूं, तो चलो वो एक अलग मुद्दा है। तीसरा, जो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं वो आगे जाके मात खाने वाले हैं।
जो सिर्फ पढ़ रहे हैं कि मैंने ये किताब पढ़ दी, ये किताब पढ़ दी सर, मैंने इसको 20 बार पढ़ दिया, 20 बार पढ़ दिया लेकिन 20 लाइन याद नहीं है, तो वो आगे जाके मात खाने वाले हैं। तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चीज़ों को समझना भी है। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ो या 10 टॉपिक पढ़ो, जरूरी ये है कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया 10 घंटे लगाकर, लेकिन उसको इस तरह से पढ़ लिया कि आपको कोई आधी रात में भी उठाकर पूछ ले उस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, तो आप तुरंत आंसर दे सको। ठीक है। चौथा, जो प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग को इग्नोर कर रहे हैं वो भी मात खाने वाले हैं भाई। ठीक है ना। इन अभ्यर्थी पे भविष्य में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जो प्रीलिम्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और जो मेंस के लिए आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेली आप एक आंसर लिखो या डेली आप एक पेपर लिखो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। चाहे आप 5 दिन में करो एक बार, चाहे 7 दिन में करो, लेकिन अभी से ही प्रारंभ कर दो। आपने जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बनाओ, खुद ही बना लो, अपने सीनियर से बनवा लो, आपके साथ तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनसे बनवा लो, तो कहीं ऑनलाइन रिसोर्सेस है वहां से ले लो और उनकी आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो। सेल्फ इवेल्यूशन करो, आप सब मूल्यांकन करो। जब आप सब मूल्यांकन करोगे तो आपको खुद को आपकी कमियां हैं, आपके आंसर में जो गड़बड़ियां हैं वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब देखते हैं कि भाई क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। देखो भाई, एक तो आप यदि ये सारे काम करते हो, यदि आप ये सारे काम करते हो तो भैया आपके ऊपर ये प्रभाव पड़ेंगे। पहला, आप क्या है, प्रश्न की जो डिमांड है ना, डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, वो नहीं समझ पाओगे। आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि यार ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, एक तो ये इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। दूसरा, जो आपकी आंसर की डायरेक्शन है वो बिगड़ जाएगी भैया। ये कई बार मैंने देखा है कि एग्जाम में पूछा कुछ गया है, पूछा किसी भी चीज की विशेषता गई है और आप बता रहे हो महत्व। जैसे पूछ लिया आपने कि मरुस्थल की विशेषता बताइए और आप मरुस्थल का महत्व लिख रहे हो। ठीक है ना। तो आपकी जो डायरेक्शन है वो बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आंसर के अंत में टेल वर्ड्स होते हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए, परीक्षण कीजिए, विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये सारे के सारे जो टेल वर्ड्स होते हैं, टेलेंडर वर्ड्स होते हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं या दिशा सूचक शब्द होते हैं, इन सभी का अलग अलग मीनिंग होता है। इसलिए आप जब तक इनकी मीनिंग नहीं समझोगे ना, तब तक आपके आंसर है वो आंसर उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे जिस डायरेक्शन में आरपीएससी पूछ रही है। दूसरा इंपैक्ट हो गया। तीसरा, प्रीलिम्स में लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के कारण गलतियां होंगी। जब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको जो कथन वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे स्टेटमेंट वाले, ठीक है, और आपने देखा कि भाई पहला कथन है वो ठीक है, दूसरा है वो ठीक है, तीसरे में आप फंस गए। अब बताओ, चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये यदि आपको नहीं आता है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये राइट है ये रॉन्ग है? हो सकता है कुछ ऐसे कहेंगे कि सर एलिमिनेशन कर लेंगे, ऑप्शन में देख लेंगे। बेटा, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है आरपीएससी। वो हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आपका ये तुक्का काम कर जाए, तो ऐसे लोगों के चक्कर में फंसना भी मत जो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, क्योंकि आरपीएससी को सब पता है। यदि आप डाल हो तो वो पात है। ठीक है ना। तो इससे तुक्केबाजी में मत फंसना। चौथा जो इंपैक्ट पड़ेगा कि अभ्यास की कमी से समय की कमी आपको महसूस होगी कि जो 150 क्वेश्चन आएंगे, आप 150 क्वेश्चन का मतलब है कि 3 घंटे में 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं प्रीलिम्स में, और ऐसे ही 3 घंटे में आपको जो 200 नंबर का मेंस का पेपर है वो करना है। अब मेंस में इतने ज्यादा पेज होते हैं, 35, 40, 45, 48 तक पेज होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यदि आपको पहला जो 1 घंटा है उसमें यदि आप रेशियो के अनुसार क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कि मान लीजिए प्रीलिम्स में 50 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 1 घंटे में, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, लेकिन आप ये सोचो कि फर्स्ट जो पहला घंटा है उसमें यदि आप 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, तो प्यारे बच्चों अगले 2 घंटे में आप 120 क्वेश्चन कैसे करोगे मुझे बताओ। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा फिर आप क्या हो, भगोगे फटाफट, क्वेश्चन को कम पढ़ोगे, आधा पढ़ोगे, तुरंत टिक कर दोगे। ऑप्शन आपने सही ढंग से देखा नहीं है, ये भी आपने देखा नहीं है कि नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है।
ठीक है। तो आपके क्वेश्चन गलत होते 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 नेगेटिव मार्किंग बढ़ती 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 आप प्रीलिम से बाहर हो जाओगे। ये चीज मैं आज आपको बता रहा हूं, ये लोगों के साथ होती है। और यदि जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर गलती आप खुद करो फिर सीखो, कई बार दूसरों की गलतियों से सीखना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक गलती यदि आप खुद करके फिर खुद अनुभव करके खुद सीखोगे तो बेटा आपकी जो जिंदगी है वो छोटी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये यदि आप ये सारे काम कर रहे हो तो आपके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। अब हम आगे देखते हैं कि भैया आगे की रणनीति क्या हो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि सर आपने जितनी बात बताई है हम पहले से ही ज्ञानी हैं, हमें वो सारी बात पता है। तो चलो भाई अंत में जान लो, मोटी मोटी बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं एक माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करके एक एक बिंदु समझा रहा हूं। अभी ये इस टाइप का पैटर्न चेंज होने के बाद मेरा फर्स्ट ही लेक्चर है, ताकि मैं ये चाह रहा था कि एक बार आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूं मैं, ठीक है ना, मैक्रो लेवल पे, फिर इनकी माइक्रो एनालिसिस हम आगे करेंगे। अब माइक्रो एनालिसिस में हम एक एक बिंदु पे डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक्स, किस टाइप के नोट्स, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, हाउ टू अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल, फिर प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कैसे करें, प्रीलिम्स के जो कोर फोकस एरिया है वो कौन से हैं, मेंस के कोर फोकस एरिया है वो कौन से हैं, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करें तो फिर उसका वापस में स्वमूल्यांकन करके उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करें, स्कोर को कैसे बढ़ाएं कि सर मैं तो खूब कोशिश कर लिया, मेरे तो 50 से ज़्यादा सही नहीं हो रहे हैं, खूब मेहनत कर ली मैंने, तो वो चीज़ कैसे करें। तो हर एक बिंदु पर हम डिस्कस करने वाले हैं इन फ्यूचर में। तो अब आपको करना क्या है भाई, आगे की रणनीति क्या है। सबसे पहला तो बेटा देखो हार्ड वर्क तो करना ही करना है, कठोर परिश्रम कठोर मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है। कई ऐसे कहते हैं ना कि भाई स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट वर्क करो, फिर आप ऐसे पूछा करो कैसे करें, तो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा कि स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, कम समय में ज़्यादा अचीव कैसे करते हैं। यदि किसी टॉपिक में आपको 5 घंटे लग रहे हैं तो उसको 2 या 3 घंटे में कैसे कवर करें, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है, पहली चीज़। दूसरा, स्टैटिक के प्रत्येक पॉइंट का करंट से इंटीग्रेशन करना है। अब यहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए आप बहुत अच्छा एक उपाय है, आपको A4 साइज के पेज लेने हैं और आपको सिर्फ इतना काम करना है कि कुछ आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन हैं और उनके कुछ टॉपिक डिफरेंट है, कुछ टॉपिक कॉमन है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केवल मेंस में ही हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केवल प्रीलिम्स में ही है, जैसे मैथ रीजनिंग, और जैसे हिंदी इंग्लिश केवल मेंस में है। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी या इकोनॉमी साइंस टेक करंट अफेयर ये दोनों में है। इसके अलावा फिर सोशियोलॉजी मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग बिहेवियर लॉ एथिक्स पबेड ये केवल मेंस में है। तो आपको क्या करना है, जो कॉमन है सबसे पहले उनको लीजिए और आपको सिर्फ ये करना है कि भैया 3 ऐसे कॉलम बना लीजिए। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है प्री, फिर इधर मेंस और फिर इधर करंट। अब करंट में क्या क्या है, तो मान लीजिए अब ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कीजिए। अब टॉपिक यहां आपने लिख दिया कि मान लीजिए आपका टॉपिक है कोई भी XYZ, जैसे नदियां मान लीजिए, आप इंडियन ज्योग्राफी में नदियां मान लीजिए, नदियां ये टॉपिक है। अब मान लो आपके मेंस में भी है नदियां, दोनों में हो गई। अब यहां देखिए आप करंट में क्या क्या है, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, नमामि गंगे, नदियों से संबंधित जितनी भी बातें आ रही हैं वो आपकी करंट की है। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा गंगा नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, ये कहाँ से होता है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है। मैं ये नहीं करूं ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ये आएंगे, लेकिन अब आपसे अलग चीजें भी पूछी जाएंगी। अब आपसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट है वो भी पूछे जाएंगे। अब आपसे इनसे संबंधित जो इश्यू है वो भी पूछे जाएंगे, इनसे संबंधित जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी पूछी जाएगी। तो इन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तीसरी चीज है प्री मेंस की प्रैक्टिस एंड आंसर राइटिंग आपको करनी ही करनी है।
प्री मेंस की कैसे करनी है कि मान लीजिए आप राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो और आपका एक टॉपिक हो गया है। अब ये एक टॉपिक हो गया है प्यारे बच्चों, तो कम से कम इस टॉपिक के 20, 30, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं, ताकि ये समझ में आ जाए कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा है इस टॉपिक के आंसर मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, पहली चीज। फिर इसी टॉपिक को यदि मेंस में दे रखा है तो उसके 5 नंबर और 10 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व करने हैं, लिखने हैं। आप A4 साइज पेज ले लीजिए, आप कोई रजिस्टर बना लीजिए अलग से सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये काम आपको डेली करना है। मैं मानता हूं कि कोचिंग आपके जर्नी को थोड़ा आसान कर देती है, लेकिन कोचिंग सभी स्टूडेंट के लिए बराबर करती है। यदि किसी कोचिंग के किसी प्रोग्राम में 5000 स्टूडेंट एनरोल हैं तो वो कोचिंग उन 5000 स्टूडेंट्स के लिए बराबर एफर्ट लगा रही है, लेकिन क्या 5000 का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन कोई भी टीचर हो, कोई भी मेंटोर हो, कोई भी कोचिंग हो, उसका योगदान मात्र 30-40% होगा। बाकी 60 से 70% आपकी खुद की तैयारी का, आपकी खुद की मेहनत का, आपकी खुद की दिशा का योगदान रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। सेल्फ डिपेंड हो जाइए, खुद के ब्रेन को खुद ही डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग जरूरी है। चौथी चीज है क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। आपने कोई ऐसी नोट्स या ऐसी कोई गाइड उठा ली इसमें पढ़ तो आपने फैक्ट ही फैक्ट दे रखे हैं, समझे कुछ भी नहीं, फिर उसका एक बेसिक सा क्वेश्चन आया और आप अटक गए। इसलिए क्वांटिटी ऑफ लर्निंग से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लर्निंग जरूरी है। तो अभी आप प्राइमरी रूप से ये 3-4 काम कर सकते हो। आगे धीरे धीरे मैं एक एक बिंदु के ऊपर डिस्कस करता रहूंगा ताकि आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। मैं फिर कह रहा हूं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले 1-2 अटेम्प्ट दे रखे हैं उनके लिए चेंजेज ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो उनको अचानक से हाई लेवल मिलेगा, वो समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। क्योंकि यदि वह PYQ भी देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते हैं, तो उनमें और वर्तमान में जब आएंगे उनमें थोड़ा सा अंतर मिलेगा। आप कितने भी PYQ सोल्व कर लीजिए, PYQ सोल्व करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन सिर्फ PYQ सोल्व करने से आप वर्तमान की अप्रोच को नहीं समझ पाओगे। अभी के लिए हो सकता है अगली बार आप समझ जाओ, अभी जो 2026 के प्रीलिम्स और मेंस हो जाएं उसके बाद 27-28 में जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उस तक आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी आपको ये करना है। अब अंत में हम देखते हैं कि आप में से वो विद्यार्थी, देखो आप में से 3 प्रकार के स्टूडेंट हैं, 3 प्रकार के एस्पिरेंट हैं। पहले वो हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके पास भैया संसाधन भी कम है और समय भी कम है। दूसरे वो हैं जिन्होंने क्या किया है कि पहले प्री दिया है, पहले प्री दिया है। और तीसरे जिन्होंने पहले मेंस या इंटरव्यू दिया है, मेंस या इंटरव्यू फेस किए हैं। ऐसे 3 टाइप के हैं। अब देखो जो पहली बार कर रहे हैं इनके लिए क्या क्या चैलेंज है। भैया प्री की तैयारी करो, फिर मेंस की तैयारी करो, फिर प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग करो, बहुत सी चीज़ें हैं कि सर हमने तो अभी PYQ भी नहीं देखे हैं, हमने कुछ नहीं किया है, अभी हमें सिलेबस ही समझ में नहीं आया। फिर जिन्होंने पहले प्री दिया है तो कम से कम यार उन्होंने प्री के पेपर तो देखे हैं, जिन्होंने पहले मेंस दिया है, इंटरव्यू तक गए हैं, उन्होंने प्री के पेपर देखे हैं, मेंस के पेपर देखे हैं, इतना अनुभव तो किया है। लेकिन जो पहली बार बेचारे फॉर्म भरेंगे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना PYQ देखे हैं, ना प्री का पेपर देखा है, ना मेंस के पेपर देखे हैं, ना कभी उन्होंने प्रैक्टिस करी है। तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स की डिमांड्स को समझते हुए हमने 2 प्रोग्राम हैं वो मॉडिफाई करे हैं। पहला प्रोग्राम है प्रीलिम्स बेस्ड,
ये है सक्षम 60, ये 60 दिन का प्रोग्राम है जिसमें आरएस प्री के सिलेबस को 60 दिन में डिवाइड किया गया है। ये प्रीलिम्स को टारगेटेड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के फीचर्स क्या हैं? आरएस प्रीलिम्स के जो संपूर्ण नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक के 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू मिलेंगे। डेली आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके, डाउट सेशंस होंगे, वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, कंसेप्चुअल लेक्चर्स होंगे और पर्सनल मेंटोरशिप होगी। ये सारी चीज मिलके आपको प्रीलिम्स में आसानी से क्वालिफाई करवा देंगे, यानी कि 60 दिन का प्रोग्राम है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर स्टूडेंट इसको ज्वाइन करने वाला आरएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा। जो 60 दिन तक लगातार बना रहेगा और इस प्रोग्राम के एक एक बिंदु को फॉलो करेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, पहली चीज। दूसरी, जो ये चाहते हैं कि सर प्रीलिम्स तो हम कर लेंगे, हमने पहले भी किया है, हमें तो सिर्फ मेंस का डर लग रहा है क्योंकि कट ऑफ घट रही है, धीरे धीरे क्वेश्चन एनालिटिकल हो रहे हैं, तो हम क्या करें? तो उनके लिए है संभव है 100 प्रोग्राम। ये 100 दिन का प्रोग्राम है। इसमें पूरे आरएस मेंस के सिलेबस को 100 दिन में बांटा गया है। इसमें क्या होगा? आरएस मेंस के कंप्लीट नोट्स होंगे, टॉपिक वाइज डेली टेस्ट होंगे, वीकली फुल लेंथ टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, वीडियो सॉल्यूशन होंगे, कंसेप्चुअल लेक्चर्स होंगे और पर्सनल मेंटरशिप होगी। तो आप यदि केवल पहली बार प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो सक्षम प्रोग्राम है इसको एनरोल कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि सर नहीं मुझे तो डायरेक्ट मेंस की करनी है, तो आप संभव प्रोग्राम है उसमें एनरोल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं, अभी इसकी प्रिपरेशन चल रही है, ये फाइनल मोड पे है। हो सकता है इस नेक्स्ट वीक में ये प्रोग्राम लॉन्च हो जाए। आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिल सके। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इन प्रोग्राम्स की आपको जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में जहां हम बात करेंगे आरएस प्री और मेंस की एक सटीक रणनीति की। थैंक यू, धन्यवाद।